ने पढ़ा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है? वो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की विच कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलवेंट, उसको क्या कहते हैं? सोल्यूबिलिटी कहते हैं। अब सोल्यूबिलिटी तब होगी जब सोल्यूशन क्या हो जाता है? सैचुरेटेड। मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन में कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, दैट इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूशन। सैचुरेशन जो आएगी, मैंने बताया सोलिड की लिक्विड में आएगी, यस गैस की लिक्विड में आएगी, लिक्विड की लिक्विड में आएगी नहीं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सोलवेंट। मतलब मेरे पास कोई स्पेसिफिक अमाउंट लिक्विड है, एग्जांपल के तौर पे मेरे पास कोई लिक्विड है, लिक्विड सोलवेंट, ये क्या है? कोई स्पेसिफिक अमाउंट है ऑफ किसकी? लिक्विड सोलवेंट की। अब इस लिक्विड सोलवेंट को मुझे सॉल्यूशन बनाना है। मान लो मैं इसको क्या बनाना चाहता हूँ? सॉल्यूशन बनाना चाहता हूँ। पहले तो सोलवेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर मुझे क्या डिसॉल्व करना पड़ेगा? सोल्यूट डिसॉल्व करना पड़ेगा। और मैं सोल्यूट कौन सा डिसॉल्व करना चाहता हूँ? सॉलिड डिसॉल्व करना चाहता हूँ। कौन सा डिसॉल्व करना चाहता हूँ? सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व करना चाहता हूँ। जो मेथड होते हैं किसके? डिसोल्यूशन के, सॉरी, हाँ, जो मेथड होते हैं सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड में डिसोल्व करने के, वे दो होते हैं मेरे पास। सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सोल्यूशन में, सॉल्वेंट में डिसोल्व करने के जो मेथड होते हैं, मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो क्रिस्टलाइजेशन होता है, एक तो क्रिस्टलाइजेशन होता है, एक होता है डिसोल्यूशन। ये दो मेथड होते हैं मेरे पास ना, डिसॉल्विंग ऑफ सोल्यूट, सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। अगर मैं इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड इस्तेमाल करके सॉलिड सोल्यूट को किसमें घोल रहा हूँ? लिक्विड सॉल्वेंट में घोल रहा हूँ। अब मैं सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में घोल रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा वो सॉलिड जो होगा वो लिक्विड में घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो अमाउंट है वो अचीव कर चुका होगा, क्योंकि सोल्यूशन क्या बन चुका उस केस में? सैचुरेटेड बन चुका होगा। सैचुरेटेड जब सोल्यूशन बन चुका होगा तो जो जो ये कंडीशन हो रही थी सॉलिड का लिक्विड में घुलना, जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी, उस केमिकल रिएक्शन की डायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुकी होगी। डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो चुकी होगी उस केमिकल प्रोसेस की। डायनामिक इक्विलिब्रियम में सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन या लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन, दोनों रेट आपस में क्या हो चुके होंगे? सेम हो चुके होंगे, जिससे कि सोल्यूशन क्या बन चुका है? सैचुरेट बन चुका है। जब सोल्यूशन सैचुरेट बन चुका है तो जितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, जितने भी ग्राम्स, कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड सोलवेंट में प्रेजेंट है, दैट इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन दैट लिक्विड सोलवेंट। हम जो सॉलिड सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी चेक करते हैं वो याद रखना किस में चेक करेंगे? उसके वेट के टर्म्स में चेक करेंगे, इन टर्म्स ऑफ वेट। मतलब कितने ग्राम्स, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी इसकी सोल्यूबिलिटी की? ग्राम्स। हम जब चेक करना चाहेंगे कि सॉलिड सोल्यूट, हमें कोई क्वेश्चन मिलता है, उस क्वेश्चन में हम पहचान करते हैं कि लिक्विड जो है वो सोलवेंट है और सॉलिड जो है वो सोल्यूट है। तब मैं चाहूंगा ये बात पता करना, मुझसे पूछा होगा रिक्वायरमेंट अगर कभी होगी कि सोल्यूबिलिटी बताओ, तो उस केस में सोल्यूबिलिटी अगर सॉलिड सोल्यूट की मुझे निकालनी है, मुझे क्या निकालना होगा उस केस में? मैं निकालना चाहूंगा उसके वेट ऑफ दैट सॉलिड सोल्यूट इन दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड सोल्वेंट। ही क्या होगी? उसकी सोल्यूबिलिटी होगी। क्या होगी? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी को किस किस चीज से ये अफेक्ट होती है? फैक्टर अफेक्टिंग क्या है इसके? किस किस चीज से प्रभावित होगी सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट? किस किस चीज से प्रभावित होगी? पहला पढ़ता हूं टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉलिड की सोल्यूबिलिटी पे इन लिक्विड? देखो ध्यान से, अगर आप जो मेथड लगा रहे हैं सॉलिड को लिक्विड में घोलने के लिए, आपने कोई ना कोई मेथड लगाया, या तो क्रिस्टलाइजेशन लगाया या डिसोल्यूशन लगाया, तब एक केमिकल रिएक्शन हुई, घोलने के लिए केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। अगर वो केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर वो केमिकल रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक की पहचान कैसे होती है? एंडोथर्मिक की पहचान कैसे होती है?
एंथैल्पी में जब चेंज होगा सोल्यूशन की, वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक चैप्टर होता है इन द क्लास 11th, वहां पे चीज कैलकुलेट भी की जाती है कि विच प्रोसेस जो एंडोथर्मिक एंड विच वन इज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं, जिसमें हीट क्या होती है, एंटर होती है, बेसिकली इवोल्व होती है ना, एब्जॉर्ब होती है, सॉरी। अब अगर दूसरा प्रोसेस हो सकता है एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक के लिए चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। मतलब क्या है, बहुत ध्यान समझना भाई। आप सॉलिड को, सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसोल्व कर रहे हैं, तो या तो मेथड क्रिस्टलाइजेशन अप्लाई कर रहे होंगे या डिसोल्यूशन अप्लाई कर रहे होंगे। इन दोनों मेथड में से जब कोई भी मेथड आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो इस बात से ये बात कंफर्मेशन हो जाती है कि एक केमिकल प्रोसेस तो हो रहा होगा। उस केमिकल प्रोसेस में हो सकता है वो केमिकल प्रोसेस या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही हो या एक्सोथर्मिक हो रही हो। अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर इस केस में तुम टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो सोल्यूबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वे टेम्परेचर फेवरेबल होती है। टेम्परेचर फेवरेबल होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से उन रिएक्शंस की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉलिड सोल्यूट की बढ़ जाएगी। बट अगर किसी वजह से, किसी कारणवश वो जो प्रोसेस हुआ है, ये जो प्रोसेस हो रहा है सॉलिड का लिक्विड में घुलना, वो एक्सोथर्मिक हो रहा है, तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जो सोल्यूबिलिटी होगी सॉलिड सोल्यूट की इन लिक्विड सॉल्वेंट, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। इज दैट क्लियर? अगर बात की जाते हैं प्रेशर की, दूसरी बात किसकी की जाए, प्रेशर की। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो ध्यान से। जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। ये जो सॉलिड और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, वे क्या हो जाते हैं, इनकम्प्रेसिबल हो जाते हैं, इनकम्प्रेसिबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ऑन सॉल्युबिलिटी। आप प्रेशर बढ़ाओ या घटाओ, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो प्रेशर डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ solid solute in liquid solvent because the particles of solid and liquid in the saturated solution are incompressible, तो याद रखना ये वाली बात, एक नोट करके यहाँ पर पहली बात इस चीज को समझनी है। आपको पढ़ाया जाता है, देखो हर एक सॉलिड या हर एक सोल्यूट हर एक लिक्विड में नहीं घुलता है, हर एक सॉल्वेंट में नहीं डिसॉल्व होता है। आप कैसे पता करते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर मेरे पास, अगर मेरे पास सोलवेंट, सोलवेंट पोलर है, अगर मेरे पास पोलर सोलवेंट है, तो उस सोलवेंट के अंदर जो सोल्यूट घुलेगा वो पोलर होना चाहिए, पोलर सोल्यूट होना चाहिए। मतलब पोलर सोल्यूट ही डिसॉल्व होते हैं किसमें, पोलर सोलवेंट में। और अगर मेरे पास सोलवेंट कैसा है, नॉन पोलर है, अगर मेरे पास सोलवेंट कैसा है, नॉन पोलर है, तो उस नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर क्या होगा, नॉन पोलर सोल्यूट ही डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर सोल्यूट की जो होगा वो डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सोलवेंट में, पोलर सोल्यूट डिसॉल्व होगा पोलर सोलवेंट में। हम ये कह सकते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसा है वैसे में घुलता है, जैसा है वैसे को घोलता है, सीधी सी बात, ये बात दिमाग में रख सकते हैं। तो सॉलिड की सोल्यूबिलिटी इस तरह से चेक होगी, सॉलिड की। अब हम पढ़ते हैं सोल्यूबिलिटी किसकी, गैस, सोल्यूबिलिटी ऑफ किसकी, गैस। इस बार मेरे पास गैस सोल्यूट है और लिक्विड सोल्वेंट है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, इस चीज को भी ध्यान से समझना। मेरे पास क्या है इस बार, मेरे पास इस बार क्या है, मान लो मेरे पास फिर से अगेन एक लिक्विड, एक लिक्विड सोलवेंट है, और मैं इसके अंदर क्या डिसॉल्व करना चाहता हूँ, कोई गैस सोल्यूट डिसॉल्व करना चाहता हूँ, ताकि ये क्या बन जाए, एक सॉल्यूशन बन जाए, एक सॉल्यूशन बन जाए। सॉल्यूशन बनाने के लिए बहुत ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पे क्या है,
पहली बात, जो गैस की जो मात्रा होगी लिक्विड में वो बहुत ज्यादा नहीं घुलेगी। जिस प्रकार से सोल्यूट जो जब सॉलिड था उसमें काफी अधिक मात्रा सॉलिड सोल्यूट की घोली जा सकती है लिक्विड सॉल्वेंट में, लेकिन गैस की जो मात्रा होगी लिक्विड में वो लिक्विड के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल होगी लगभग। मतलब जो डिसॉल्व करने के बाद भी अगर गैस के मोल्स देखा जाएंगे वे क्या होंगे, बहुत जो होंगे क्या होंगे, कम होंगे। मोल्स ऑफ किसी क्वांटिटी, किससे, उसकी क्वांटिटी जो होगी बहुत बहुत कम होगी। मतलब अगर आपको 1 लीटर पानी दिया जाए उसके अंदर ऑक्सीजन गैस या कोई भी अदर गैस डिसॉल्व किए जाए, बहुत सारी गैस डिसॉल्व की जा सकती है, कई सारी गैसेस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व की जा सकती है। उनमें से अगर बहुत सारी गैस डिसॉल्व की जा रही है तो जरूरी नहीं है कि उसकी मतलब गैस की बहुत ज्यादा मात्रा आप लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। पहले यहाँ दिमाग में रखने वाली बात। दूसरी बात, जब आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो सेम मेथड अप्लाई करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन, या तो आप क्रिस्टलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करोगे या आप डिसोल्यूशन। आप मान लो किसी भी एक मेथड के जरिए आप गैस को किसमें घोल रहे हो, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, और एक समय ऐसा आएगा कि गैस की जो मात्रा है अधिकतम वो घुल चुकी होगी। मतलब सोल्यूशन क्या बन चुका होगा, सैचुरेटेड बन चुका होगा, सैचुरेट बन चुका होगा। सैचुरेटेड जैसे ही हो जाएगा सोल्यूशन, जैसे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, तो ये जो रिएक्शन हुई होगी, ये रिएक्शन जो होगी ये डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी होगी। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे पता चलेगा, कहा है कि जितने गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में एंटर कर रहे होंगे, जितने पार्टिकल्स गैस के लिक्विड में एंटर कर रहे होंगे, एग्जैक्टली उतने ही पार्टिकल्स लिक्विड को छोड़ रहे होंगे, एस्केप कर रहे होंगे, बाहर निकल रहे होंगे उससे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, रेट भी दोनों का क्या होगा, इन दोनों का सेम होगा। सेम रेट के साथ तो वहीं पे डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी। मतलब सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। मतलब और गैस की मात्रा आप उस लिक्विड के अंदर अब नहीं घोल सकते हैं, नहीं घोल सकते हैं। तो वही मात्रा, गैस की जो मात्रा घुली है वही उसकी क्या कहलाई जाएगी, वही अमाउंट क्या कहलाई जाएगी, अमाउंट जो होगी वही अमाउंट को क्या कहेंगे, इसकी सोल्यूबिलिटी कहेंगे। सोल्यूबिलिटी कहेंगे किसकी, गैस की। लेकिन गैस की जो घुली हुई मात्रा है लिक्विड के अंदर वो बहुत 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 कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है कंपैरिजन टू लिक्विड। इसीलिए हम गैस की जो सोल्युबिलिटी होगी वो वेट के टर्म्स में मेजर नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि गैस के इतने ग्राम्स लिक्विड के इतने मात्रा में घुले हैं, नहीं। हम क्या करेंगे, सोल्युबिलिटी जो चेक होगी लिक्विड गैस की लिक्विड में, वो इन टर्म्स ऑफ किसमें चेक होगी, इन टर्म्स ऑफ किसमें चेक होगी, वो होगी मोल फ्रैक्शन। इसमें होगी मोल फ्रैक्शन में, यानी कि जो जाई होगा या एक्स होगा गैस का, वही क्या होगा, सोल्यूबिलिटी होगी किसकी, गैस के लिक्विड में। अगर मुझे कभी कोई गैस डिसोल्व करनी है किसी भी लिक्विड में या की जा रही है इन एनी क्वेश्चंस, और मुझसे क्या पूछी जा रही है, सोल्यूबिलिटी पूछी जा रही है। जब मुझसे गैस की सोल्यूबिलिटी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब मुझसे क्या रिक्वायरमेंट होंगे, उस गैस के मोल फ्रैक्शंस रिक्वायरमेंट होंगे। उस गैस के क्या चाहिए होंगे, मुझे मोल फ्रैक्शंस चाहिए होंगे। तो ये बात समझ में आ गया कि सोल्यूबिलिटी होती क्या है। अब मैं पढ़ लेता हूँ गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वो किस किस चीज से अफेक्ट हो जा सकती है, किन किन चीजों से वो प्रभावित हो सकती है। पहली बात, पहला इफेक्ट समझते हैं किसका, टेम्परेचर का। पहला इफेक्ट किसका समझ लेते हैं, टेम्परेचर का। अब ये आपको पता होना चाहिए कि गैस का जो लिक्विड में घुलना है, भले ही आप क्रिस्टलाइजेशन मेथड लगा रहे हो या भले ही आप डिसोल्यूशन मेथड लगा रहे हो, वो हमेशा ऑलवेज कैसा प्रोसेस होता है, वो हमेशा कैसा प्रोसेस होता है, वो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। गैस का लिक्विड में घुलना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से जो सोल्यूबिलिटी है गैस की, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाते हैं। मतलब अगर आपको ज्यादा सोल्यूबिलिटी रखनी है, ज्यादा मात्रा घोलनी है किसकी, गैस की लिक्विड में, जैसे कि आपको कोल्ड ड्रिंक बनानी है, कोल्ड ड्रिंक कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो होंगे वो बनाने हैं, या किसी भी लिक्विड में, वो भी देखेंगे किसी भी लिक्विड में आपको ज्यादा मात्रा गैस की डिसोल्व करनी है तो आपको टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, तो कम रखना पड़ेगा। मतलब अगर सोल्यूबिलिटी
आप बढ़ाना चाहते हैं गैस की इन लिक्विड, तो आपको टेम्परेचर क्या रखना होगा, कम रखना होगा। टेम्परेचर में क्या रखना होगा, कम रखना होगा। इसी वजह से ये बताओ, जो कोल्ड वाटर है और एक वार्म वाटर है, गर्म पानी है, एक ठंडा पानी है, किसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन कंटेन होगी, किसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा रखी होगी, गर्म पानी में। या यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया। जब टेम्परेचर कम हो गया तो ठंडे पानी में जब टेम्परेचर कम हो गया तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, मोर ऑक्सीजन होगी। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया तो गैस की सोल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ मतलब यहाँ पर क्या हो गई, कम ऑक्सीजन प्रेजेंट रही होगी। आपसे पूछा जाता है कि जो एक्वेटिक स्पेसिस होते हैं, जो जीव रहते हैं, पानी में रहने वाले जलीय जीव रहते हैं, एक्वेटिक स्पेसिस रहते हैं, वे ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। क्यों, रीजन बताना है। तो सीधी सी बात है भाई, ऑक्सीजन तो उनको भी चाहिए, उन प्राणियों को भी चाहिए जो एक्वेटिक स्पेसिस होते हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। उनको ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ मिलेगी,